Before I come to the end of that, there is one other thing. Well, our vice president here would know him. Mani Saab would know him. And he says the sands are running out. Time is on nobody's side. We need to move on. And we need to move on with Pakistan. I don't know how many people will agree with me, but I've said this umpteen times, and I will continue to say it, that we must move forward with Pakistan. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ जैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे फॉर्मर रॉ चीफ अमरजीत सिंह दौलत का ये पैगाम कि द सैंड्स आर रनिंग आउट, टाइम इज़ ऑन नोबॉडीज साइड और हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत ज़रूरी तौर पर जारी रखनी चाहिए। दौलत साहब ने अपनी किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई लॉन्च के दौरान इस बात पर जोर दिया कि जब बातचीत होती है तो मसाइल खुलकर सामने आते हैं एंड वी नीड टू मूव ऑन विद पाकिस्तान, और गन से कभी अमन नहीं आता। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, पहले तो जब डॉक्टर जो दौलत साहब हैं उन्होंने जब वो रॉ चीफ के तौर पर काम 2017 में उन्होंने खुद इकरार किया था कि वी रिफ्यूज टू टॉक, इनवाइटेड पाकिस्तान बैक इनटू वैली, और उस दौरान पाकिस्तान से बातचीत को तस्लीम नहीं किया था। लेकिन अब अपनी किताब के लॉन्च पर उन्होंने वाजे किया कि वी मस्ट मूव फॉरवर्ड विद पाकिस्तान, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर। तो आपके नज़दीक आपकी क्या राय है इसके नज़दीक? क्योंकि जैसे हम इंडियन ही अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक जो है ये दौलत साहब की जो है उन्होंने लिखा है कि हैबिट ऑफ पेडलिंग लाइज टू सेल योर बुक्स है। तो आपकी इस पर क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दौलत साहब जो हैं ये इन्होंने ये जो बात की है वी शुड मूव फॉरवर्ड विद पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है, रॉ चीफ रहना और फिर इस तरह की बातें करना नॉर्मली तो लोग इसको पसंद नहीं करते। लेकिन इससे पहले भी आपको पता है इन्होंने एक किताब लिखी थी स्पाई क्रॉनिकल्स पाकिस्तान के DJSI फॉर्मर असद दुरानी के साथ था, और उस पे उन्होंने बहुत सारी बातें वगैरह की और बड़े मशवरे उन दोनों ने दिए। तो पाकिस्तान के DJSI के लिए भी मामलात यहाँ पे मुश्किल हो गए थे। उनकी भी बाय ट्रैवलिंग बंद हो गई थी। बहुत सारे उनके लिए इश्यू बन गए थे कि आपने इंडिया के जो रॉ चीफ है उनके साथ मिलके बुक क्यों लिखी है। सो ये जो पुराने लोग हैं भारत में हो या पाकिस्तान में हो, याद रखें इनकी ये हुकूमतें इनके इनको अब लिफ्ट नहीं कराती, इनकी बात नहीं मानती। अब आपको ये आज का जो भारत है ना वो नरेंद्र मोदी का भारत है, ठीक है जी। आज का जो भारत है वो नरेंद्र मोदी की सोच के मुताबिक चलता है। जो फ़लसफ़ा, जो स्कूल ऑफ थॉट, जो पॉलिटिक्स, जो मज़हबी सियासत जो वो करना चाहते हैं, वैसे चीज़ें चलती हैं। अब आज का जो भारत है वो NSA अजीत डोभाल के दिमाग से चलता है। अजीत डोभाल हैं जो उनको बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह मूव ऑन करना चाहिए। सो ये अगर दौलत साहब कहेंगे भी ना, तो इनकी कोई बात नहीं है। इवन कि फ़ॉरेन ऑफ़िस इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पहले भी मैंने कोट किया है। अभी हाल ही में अजय बिसारिया जो भारत के यहाँ पे हाई कमिश्नर रह के गए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी आई थिंक एंगर मैनेजमेंट के नाम से। उसमें भी उन्होंने यही बात की कि जी हम जो हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में होते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता और वहाँ से दिल्ली से फ़ैसले किए जाते हैं, और जयशंकर साहब जो हैं उनसे भी कोई पूछा नहीं जाता। ये नरेंद्र मोदी का फ़ैसला है। मैं आपको अगर ये चीज़ मैंने पहले भी शायद ये बताई होगी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि लास्ट टाइम जब ये पता चला था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग हो रहा है, तो आपको पता है कि उसके अंदर जब वो ये बात पता चली थी तो उसमें जयशंकर इन्वॉल्व नहीं थे। उसमें भारत की तरफ से या इन्वॉल्व थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, दूसरे नंबर पे वहाँ पे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, तीसरे नंबर पे अमित शाह थे। और यहाँ पे पाकिस्तान से जो है DJSI थे, आर्मी चीफ थे और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे। 3 लोग वहाँ से थे, 3 लोग यहाँ से थे। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के NS भी थे उस वक़्त, मोहिदी यूसुफ और इस तरह करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ना इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये इनको कोई नहीं पूछता, ना इनको कोई इनके बारे में बात करता है, और AS दौलत साहब के बारे में। और
जैसे आपने बात की कि जी वो ये ऐसी बातें कर देते हैं लोग क्योंकि उन्होंने किताबें अपनी बेचनी होती हैं। शायद ये भी होता है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा, लेकिन एट दिस एज उम्र के जिस हिस्से में एएस दौलत साहब मौजूद हैं, अब उन्होंने क्या पैसे कमाने हैं और क्या पैसे नहीं कमाने। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इंडिया के अंदर ये जो पुराने लोग हैं, वो रियली चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का भारत है। नरेंद्र मोदी के भारत के अंदर कोई किसी किस्म की मूव ऑन करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। उनकी अपनी सियासत है, उनके अपने नज़रियात हैं। आप नहीं देखते कि वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल क्या उसे बोलते हैं, अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में बात की गई भारत के अंदर जी कि उन्होंने हिंदुओं के बारे में गलत बातें की हैं। उन्होंने हिंदुओं के बारे में जो बात की थी वो वही थी जो 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक़्त थी कि भारत के पाक मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। मतलब ये एक सवाल था। तो उन्होंने उसको रिपीट किया तो इंडिया के अंदर ये कहा गया जी कि इन्होंने ये क्यों बात कहा है? ये हेट्रेड है, ये रिलिजियस हेट्रेड है, ये नफ़रत है, ये है, वो है। अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर सुने उनसे या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी या मीडिया के लोगों से सुने, तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान इज़ अ डोमेस्टिक इश्यू इन इंडिया। पाकिस्तान भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी इश्यू नहीं है। पाकिस्तान भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी इश्यू तब आता है, तभी दुनिया में कहीं और इन्होंने एंगेज करना होता है। सो एक तो इस चीज़ को हुँ, भी थोड़ा-सा ज़हन में रखना चाहिए। दूसरा इसमें ये भी है, ज़हन में रखें कि नरेंद्र मोदी भी तो इलेक्शंस के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें मुसलमानों के बारे में करते रहे, जिससे वहाँ पे इलेक्शंस के दौरान बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इम्प्रेशन क्रिएट होता था। तो वो जो बात करते थे मुसलमानों के बारे में, उससे जो तासर उभरता था, वो फ़ेवर में जाता था नरेंद्र मोदी के और हुँ, उनकी सियासत के। तो लोगों ने ये इलेक्शंस की बात है, अभी 2024 का ये जो इलेक्शंस हुआ है उसमें, ये मई-जून में। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन वन वे और दी अदर जैसे भी है, जिस चीज़ को हमें समझना चाहिए वो ये है कि एएस दौलत ने जो बात की है वो कुछ बात नहीं है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और एएस दौलत बहुत माज़ी में रहते हैं, ही लिव्स इन पास्ट और वो उनको इस चीज़ की शायद समझ नहीं है, और या समझ है लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा उम्र के इस हिस्से में होना होता है, जो वो कहता है मैं एडवाइस दे दूँ। मैं एडवाइस दे दूँ कोई मेरी माने या ना माने, और हिस्ट्री में मुझे कोट किया जाएगा इस तरह कि जनाब ये तो मैंने तो पहले ही कह दिया था, देखिए मैंने तो तब बात की थी, तो मैंने कहा था कि जनाब पाकिस्तान के साथ आप ये चीज़ ताल्लुकात बेहतर करें और मूव ऑन कर जाएँ पाकिस्तान के साथ। सो लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है और कोई ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है दरअसल। ना ही डोमेस्टिक, ना ही इंटरनेशनल, जो नरेंद्र मोदी को पुश कर सके और कह सके कि हाँ भैया, तुम ये क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? हुँ। जी चीमा साहब ऑब्वियसली क्योंकि वैसे भी जब वो अपनी पावर में थे तो उस टाइम तो उन्होंने पाकिस्तान से बात करने से रिफ्यूज़ किया था और तब वो टॉक्स पे इतना बिलीव नहीं रखते थे और अब उम्र के इस हिस्से में आके इस तरह से बात की। चीमा साहब अगर हम बात करें कि उनकी आवाम की या कुछ इस तरह से, तो हमने कुछ जो इंडियन ही अखबारात की बात की, तो उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि जो दौलत साहब हैं वो खुद फरमाते थे कि वो मिसकोटेड हुए थे। तो अगर उनकी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी मीडिया में ही शक का मौजू है, तो उनकी तो ऑब्वियसली वैसे भी किस तरह से इतनी अहमियत उनको दी जाएगी। और जैसा हम अगर इंडियन जो मीडिया है उसमें इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो टेन्योर में इनको बताया गया था कि नो मेंशन ऑफ एब्रोगेशन और पाकिस्तान होगी। तो अगर उस वक़्त इनकी राय जो है वो दबाई गई थी, तो आज एक्स चीफ के तौर पर तो ऑब्वियसली ऐसा जितना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये पावर में होते हैं ना, मैं नाम लिए बगैर हुँ। एक आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मुझे एक बड़े सीनियर पाकिस्तानी ऑफ़िसर ने ये बात बताई। उसने कहा कि हमें अपने अदारों के अंदर भी अपने लोगों से बचना होता है। इवन कि इफ वी आर फॉर पीस विद इंडिया और वी वांट टू एंगेज विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? तो हमारे मुल्क, हमारा जो अदारे होते हैं, उसके अंदर भी ऐसे लोग होते हैं कि अगर हम बड़ी अक्लमंदी की बात भी करें, कि वो बात जो हम अदारे में बैठ के करेंगे,
अपने दफ्तर में बैठ के करेंगे कि हाँ, हमें भारत से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए या हमें अमेरिका के करीब होना चाहिए या हमें ये करना चाहिए या कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स बात करें, तो वो कहते हैं कि हमें मुश्किल में डाल दिया जाता है। हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, बेशक हम बेशक उस अदारे को हेड कर रहे हों। नीचे ये कहा, ये ओपिनियन बिल्ड की जाती है जी, वो हमारे ऊपर वाले ऑफिसर जो हैं वो बिक गए हैं, ये ऑफिसर बिक गए हैं। वो कह रहे हैं जी हम तो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। तो मैंने उनको कहा सर, मैंने कहा उसकी वजह ये है आप नहीं बिके, ना वो बिके हैं, कोई भी नहीं बिकता। ठीक है जी। सवाल ये सिर्फ सादा सा ये होता है कि क्योंकि आपने उन लोगों के दिमागों को पॉइजन किया हुआ है फॉर डेकेड्स। तो वो जिस अंदाज से आप शिफ्ट करते हैं, लोग तो शिफ्ट नहीं करते। हर बंदे आपने आपका गियर चेंज तो नहीं कर सकता ना उस तेजी के साथ जिस तेजी से ऊपर लोग बैठे करते एग्जैक्टली। हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक वक्त था पूरी की पूरी कौम को जहाज पे लगा दिया गया, फिर हुकूमत ने कहा नहीं नहीं ये जहाज बंद करो यार। तो वो लोग कैसे स्विच करेंगे? आप तो स्विच कर गए, लोग कैसे स्विच करेंगे? लोगों को तो आपने ओवर द डेकेड्स, लोगों को तो आपने उस इकोसिस्टम में छोड़ दिया, उस माहौल और इस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया कि वो मुजाहिदीन भी बनेंगे, सिंपथाइजर भी बनेंगे, वो इस तरह का लिटरेचर भी पढ़ेंगे, वो ऐसी सोसाइटी में रहेंगे, वो ऐसे इकोसिस्टम में रहेंगे, वो ऐसे दोस्त बनाएंगे, वो उस इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे। और जब आप समझते हैं कि नहीं, अब ग्लोबली पॉलिसी चेंज होगी और हमें भी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, तो फिर आप पॉलिसी जब चेंज करते हैं तो लोग कहते हैं ये बिक गए हैं। लेकिन ना आप बिके होते हैं ना। तो पॉइंट इज कि आपको ये सारे का सारा ये जो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। ये कोई इतना आसान चीज नहीं है। जी। और जी बोले। चीमा साहब, इनकी स्टेटमेंट पे एक नेशनल हेराल्ड ने लिखा है कि जो स्पाइज आर यूजलेस इफ दे डू नॉट एंगेज विद द एनिमी। तो आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, ऑब्वियसली एएस दौलत इज नॉट अ स्पाई एट द मोमेंट। वन थिंग, एएस दौलत की सिर्फ ये वैल्यू हो सकती है कि उनको इंडियन गवर्नमेंट ट्रैक 2 के लिए इस्तेमाल करेगी। कोई ट्रैक 2 अगर पाकिस्तान और भारत के बीच हो रहा है, वो दुनिया के, वो थाईलैंड में होता है, वो ओमान में होता है, या वो कहीं और होता है, या किसी और ऐसे हांगकांग में तो नहीं होगा। तो कभी ऐसी जगह पे होता है ट्रैक 2, तो वहां पे जाके जो वो बात करते हैं उनको सिर्फ इंगेज किया जा सकता है, और तो कुछ भी नहीं। तो वो, और ये फैसला उन्होंने करना था उस वक़्त, ठीक है? तो ये आप, अगर मैं मज़े की बात बताऊँ, अगर आप पाकिस्तान के किसी पुराने स्पाई चीफ के पास भी जाएँ ना, या पाकिस्तान के किसी पुराने आर्मी चीफ के पास जाएँ, या पुराने वज़ीर-ए-आज़म के पास जाएँ, या डिफेंस मिनिस्टर या इंटीरियर, या जिन लोगों का इस फील्ड से ताल्लुक हो, अगर आप उनके पास भी जाएँगे तो वो भी आपको इसी तरह की बातें बताएँगे। सो वन्स यू आर इन पावर यू हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, बट वन्स यू आर आउट ऑफ द पावर यू हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सो मुझे ये लगता है कि ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। सो इट ओनली ओनली वक़्त बताएगा, और ऐसी कोई बात। जी। जी, चीमा साहब, आपने कहा कि ऑब्वियसली इनकी जो इस तरह है, जो मोदी साहब की ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, वो जो है मूव फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, सब कुछ पब्लिक जो है उससे थोड़ा डिफरेंट सोचती है। लेकिन हमने देखा कि इनकी जो इनकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो भी उनकी इस राय पर सोशल मीडिया पर जो है वो सख्त तनकीद हुई। कुछ ने, लाइक हमने देखा इवन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिक वर्ल्ड में भी लोगों ने सोशल मीडिया पर इनको कहा कि पैरा ड्रॉप हिम इन पाकिस्तान, और रिजेक्ट किया इनके ना मतलब स्टांस को। और द ट्रिब्यून के मुताबिक भी इनकी किताब में जो फारूक अब्दुल्ला के बारे में चीट स्टंट और इनएक्यूरेसीज के वर्ड्स इस्तेमाल हुए सोशल मीडिया पे। तो ये जो पब्लिक का रिएक्शन आया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो पब्लिक का रिएक्शन है ना, ये वो पॉलिटिकल क्लास ने इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। हम्म। आज अगर भारत की लीडरशिप फैसला करे ना कि हमने पाकिस्तान से बात करनी है, तो वो नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 2014 से लेके 2025 तक जो वहां पे ओपिनियन बिल्ड की गई है पाकिस्तान के बारे में, वो क्या है? अगर आप सिर्फ मोटे मोटे 5 7 10 पॉइंट लेना शुरू कर दें, वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। ये आप ये देखें, ये वो बात है। वो कहते हैं जी जो बलोचिस्तान में हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कश्मीर में किया था। वो ये कहते हैं कि जनाब आप जहादी स्टेट है। वो ये कहते हैं कि जी दुनिया के तमाम जहादी आपसे पकड़े जाते हैं। वो ये कहते हैं जी आप दुनिया में टेरर फाइनेंस करते हैं, टेरर को सपोर्ट करते हैं, आप ये करते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है, सोसाइटियल इकोसिस्टम जो क्रिएट किया है, वो किया ही इस तरह है।
तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर भारत के अंदर, अच्छा सिर्फ भारत के मीडिया को देख लें, भारत का मीडिया पाकिस्तान के बारे में क्या बात करता है? कोई भी। जो सबसे अच्छा इंग्लिश मीडिया है ना, जो बहुत जिसको कहेंगे बड़ी बैलेंस बात करेगा, वो भी पाकिस्तान को गाली दे रहा होता ट्रू। है। एंड सेम इज इन पाकिस्तान। यस। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है ना कि जो सबसे अच्छा भी मीडिया है ना, वो भी गाली दे रहा होता है। यस। मुझे ये बताएं कि जब दोनों साइड में ये इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में भी और इंडिया के अंदर भी, तो आप क्या समझते हैं कि जब भारत की हुकूमत फैसला करती है नरेंद्र मोदी की, और ये कहती है कि हाँ हमें ताल्लुकात बेहतर करने हैं, तो क्या वो उसको कर सकेंगे वो चीज़ें? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सुषमा स्वराज साहबा उस वक्त भारत की मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हुआ करती थी, और उस वक्त अभी इतना ज़्यादा मीडिया भी शोर नहीं था। तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत का 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो भी फॉर्मलाइज नहीं हुआ हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि वो पाकिस्तान आ रही थी किसी कॉन्फ्रेंस पे या समथिंग एनीथिंग। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, क्योंकि इंडियन मीडिया को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस वक्त फीड करनी शुरू हो गई थी, तो एलओसी पे क्या हुआ कि इंडियन फौजी जो है वो कुछ उनकी जानें चली गई। जब उनकी जानें चली गई किसी लड़ाई में, उधर से को पाकिस्तानियों की भी जानें चली गई। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन मीडिया ने ये कहा कि एक तरफ तो वो पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे सैनिकों को कत्ल करते हैं, और हमारी जो जो मिनिस्टर साहिबा हैं वो पाकिस्तान जाके वहाँ खाने खाएंगी उनके मिनिस्टरों के साथ बैठ के। अच्छा, यानी कि आप हमारे फौजी को, उन्होंने कहा जी उनके हमारे फौजियों को पाकिस्तान के फौजी मार रहे हैं, और आप जाके पाकिस्तान की सरकार के मेहमान बनेंगी और वहाँ पे खाना खाएँगी। इतना प्रेशर बना उनका, आप गूगल करें जाके आपको मिल जाएगा कि सुषमा स्वराज ने ट्रिप को कैंसल कर दिया, और वो चीज़ सामने आ गई। सो दिस इज़ द पॉइंट। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम भाई। इसमें बहुत टाइम लगता है, और मीडिया ने तो मेमोरी फ्रेश कर दिया, एंड देन डिजिटल मीडिया, एंड यस। देन फिर हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, फिर हमारे इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे, सो हमारी अंदर की लड़ाइयाँ, फिर इमरान खान और फौज की मसले मसाइल, फिर ये सियासतदानों का, एक को जेल में निकाल, दूसरे को जेल में डाल, दूसरे को जेल में डाल, तीसरे को डाल। तो ये जो साइकिल है ये भी यहाँ पे, फिर हमारे अंदर की लड़ाइयाँ, फिर पीटीआई इमरान खान की पार्टी फौज को टारगेट कर रही है। 9 में ही हो रहा है, बलूचिस्तान में क्राइसिस है, अफ़गानिस्तान से, तो वो कहते हैं कि भाई ये देखो हम जो बातें कर रहे हैं वो सही हैं। तो वो सिचुएशन इस तरह की है। जी। चीमा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि ऑब्वियसली हमने देखा कि जो दौलत साहब हैं उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान तो इस तरह की गुफ्तगू से इनकार किया, और अब उनके इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए भी अगर हम सोच लें इस सिनेरियो कि अगर इनकी इस पैगाम को इम्पोर्टेंस दे दी जाए या जो भी है, तो पाकिस्तान की तरफ से आपके मुताबिक इसका कैसा जवाब होना चाहिए या क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इसका कोई रिएक्शन नहीं देगा। हुँ। रिटायर्ड रॉ चीफ, हुँ। सिंपल सी बात है। उन्होंने एक बुक लिखी है, दैट्स इट। हमारा इसमें क्या लेना देना, या इनसे क्या कहना है, या उस पे क्या होगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी वो चीज़ है। एयस दौलत बिकॉज़ इंडिया के लिए बड़ा नाम है, तो ज़ाहिर बात है, और फिर मीडिया अहमियत देता है इनको। यस। क्यों? तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और हुँ। दूसरी बात ये है कि हाउ क्लोज ही इज़ विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी। हुँ। मोदी साहब के कितना करीब है, वो एनएसए दोवल के कितना करीब है। सो एएस दौलत इज़ लाइक यू नो ओल्ड गाय, रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, पढ़ा लिखा बंदा है, किताबें लिखने का शौक है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, और हुकूमत पे क्रिटिकल रहते हैं। मुझे याद है कि जब ये पन्नू केस अमेरिका में हुआ था, उस वक़्त भी इन्होंने जो इंटरव्यू दिए थे, आई थिंक किसको दिए थे? दी वायर को दिए थे। तो हुँ। उसमें भी इन्होंने हुकूमत पे तनकीद की थी कि भाई तुम्हारा जो इंटेलिजेंस सेटअप है, वो हुँ। ठीक नहीं था, या इस तरह था, उस तरह था। तो ये उस तरह की चीज़ें करते रहते हैं ये, सो इट्स देयर। जी, चीमा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी जो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक है कि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि जो अफ़गानिस्तान में जो काफ़ी असला रह गया है वो अब यूएस के विथड्रॉल के बाद वो अब अल-कायदा यूज़ कर रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है?
देखिए, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो भी कह चुके हैं कि बहुत सारा अमेरिका का जो स्मॉल आर्म्स हैं और बड़े आर्म्स भी जो पर्टिकुलरली स्मॉल आर्म्स जो हैं, वो अफ़गानिस्तान में रह गए हैं। अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक कोई $8 अरब, $7 अरब का असला वहाँ रह गया है। हम्म, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पूरी की पूरी मिलिट्री बेस और वो सारा कुछ करें तो $70-75 अरब है। यस। और अब सिचुएशन ये है कि अब वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, ये सारे के सारे जो हैं, ये लिख रहे हैं इस हम्म, बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कि भाई साहब ये आपने क्या किया है? ये किस तरह चीज़ें आप चला रहे हैं? हम्म, आप किस तरह चीज़ें कर रहे हैं? कि एक तरफ ये स्मॉल आर्म्स जो हैं वो अल-कायदा के हाथ में चले गए हैं। अल-कायदा वो और टीटीपी के हाथ में चले गए हैं। वो पाकिस्तान पे हमले आए रोज़ करते रहते हैं। सो अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं जो है वो और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है कि हम किससे वो जवाब माँगे हैं। हमारे पास तो हम सवाल कर रहे हैं, हमें जवाब फ्रैंकली दे को नहीं रहा और अमेरिकन्स भी नहीं बोलते, अफ़गानिस्तान भी नहीं बोलता और हर रोज़ उस असले से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है। हम्म, असल में लड़ाई किससे थी? लड़ाई थी अल-कायदा से। तो हम्म, अगर वो असला अल-कायदा के हाथ में चले जाना है, तो फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दैट स्ट्रगल? तो मेरा यस। ख़्याल है कि ये अब फिर लोग बहुत सारी बातें करते हैं, वो कहते हैं जी कि अब इस खित्ते के अंदर एक नई जंग शुरू होगी, एक नई हम्म, सिविल वॉर शुरू होगी, जिसको पाकिस्तान की फ़ौज अब उससे लड़ रही है। क्योंकि ये फ़ौज अगर इन लोगों से नहीं लड़ती मिसाल के तौर पे, ठीक है? तो ये इनके पास तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असला है, अमेरिकन वेपन है, नाइट गॉगल्स हैं, पता नहीं क्या-क्या है इनके पास। हम्म, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस चैलेंज चैलेंज फॉर पाकिस्तान और अब ज़ाहिर बात है सारी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। बीबीसी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट की भी ये रिपोर्ट आ चुकी हुई है। सो इट मीन्स वेस्टर्न मीडिया इज़ रियली लुकिंग इनटू दिस। यस। बहुत शुक्रिया सीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की फॉर्मर रॉ चीफ दौलत साहब का जो पैगाम था कि वी शुड मूव फॉरवर्ड विद पाकिस्तान, उसके बारे में आज हमने बात की कि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो मोदी की गवर्नमेंट है और जो फॉर्मर रॉ चीफ हैं वो अब एक रिटायर्ड चीफ हैं और वो एक्स चीफ हैं, उनकी उस तरह से इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी बात को जितनी मोदी साहब की गवर्नमेंट या मोदी साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट को इम्पोर्टेंस मिलेगी। फिर हमने बीबीसी की रिपोर्ट की बात की कि जो वेपन्स हैं वो अलकायदा की तरफ से यूज़ हो रही है, अगर वो उनकी तरफ से यूज़ हो रही है तो ये वाकई एक सिविल वॉर नहीं छिड़ने की इम्कनात हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।